तो दोस्तों एक कोरियन मूवी हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जिसका टाइटल है गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, गुड न्यूज़ कर एक कोरियन मूवी जिसे TIF फेस्टिवल में भी रिलीज़ किया गया था। जब ये 5 एक तरह से सितंबर 2025 को जब ये फेस्टिवल हुआ था तब इसे रिलीज़ किया गया है। बाकी अब ये हमें नेटफ्लिक्स पर OTT पर देखने को मिल रही है। तो मैं आगे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, इस मूवी की पूरी अपडेट फैक्ट इन्फॉर्मेशन पूरी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो मैं आगे इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। द न्यूज़ कोरियाई नेटफ्लिक्स के लिए 2025 में रिलीज हुई एक दक्षिण कोरियाई आपदा ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जिसका सहलेखन और निर्देशन ब्यून सुंगह्यू ने किया है। मुख्य भूमिकाएं सुलक्यूंगगू, होंग क्यूंग और रयू सेउंगबम ने निभाई है। मार्च 1970 में एक जापानी यात्री विमान के अपहरण से प्रेरित यह फिल्म एक गुप्त मिशन पर आधारित है जिसका नेतृत्व एक प्रतिबद्ध टीम करती है जो अपहरित विमान को सुरक्षित रूप से नीचे लाने के इरादे से स्थिति की मांग के अनुसार हर संभव रणनीति अपनाती है। 2. फिल्म का विश्व प्रीमियर 5 सितंबर 2025 को 2025 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष प्रस्तुति अनुभाग में हुआ था। 3-4 यह फिल्म महोत्सव रिलीज के बाद 17 अक्टूबर 2025 से नेटफ्लिक्स पर वैश्विक स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। 5. सार 1970 में टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे से इटाजुके के लिए रवाना होते ही एक यात्री विमान को लाल सेना के गुट के सदस्यों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है जो बंदूकों और चाकुओं से लैस होते हैं और प्योंगयांग ले जाने की मांग करते हैं। चूंकि जापान और उत्तर कोरिया के पास ऐसी लैंडिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए अपहरणकर्ताओं की योजना जल्द ही समस्याओं में फंसने लगती है। सियोल में एक रहस्यमय व्यक्ति जिसे केवल नोबडी के नाम से जाना जाता है, जो अपने अदृश्य लेकिन प्रभावशाली कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, को एक गुप्त बचाव अभियान में मदद के लिए लाया जाता है। जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया और सैन्य टीमें ईंधन भरने के दौरान रनवे को अवरुद्ध करने से लेकर रेडियो सिग्नलों को हाईजैक करने तक हर संभव तरीके अपनाती है। रालनासुल क्यूंगगू, नोबडिहांग क्यूंग, सेओ गोम्यांग, वायुसेना लेफ्टिनेंट यू सेउंगबम, पार्क सांगह्योन, कोरियाई केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक मादा ताकायुकी शाइना, किप्पेइकिम सुंगोहक सामात्सु दिखाए जा, नाइरू यामामोतो उत्पादन। मई 2024 में हांग क्यूंग को फिल्म में एक भूमिका की पेशकश की गई। 6 सितंबर 2024 में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में नेटफ्लिक्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि फिल्म का निर्माण शुरू हो गया है। 2 फिल्मांकन 7 सितंबर 2024 को शुरू हुआ और 17 फरवरी 2025 तक समाप्त हो गया। 7 फिल्मांकन के लिए जिम्पो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्योंगयांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसा बनाया गया था। 8 मुक्त करना गुड न्यूज का विश्व प्रीमियर 5 सितंबर 2025 को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 9, 10, 11 इसे 18 सितंबर 2025 को 30वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गाला प्रस्तुति में भी प्रस्तुत किया गया था। 12 नेटफ्लिक्स टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म के विश्व प्रीमियर के बाद एक साथ वैश्विक लॉन्च की योजना बना रहा है। 13 यह नेटफ्लिक्स पर 17 अक्टूबर 2025 को वैश्विक स्तर पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होगी। होंग क्यूंग, कोरियाई, जन्म 14 फरवरी 1996, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है। उन्हें फिल्म इनोसेंस 2020, टेलीविजन सीरीज वीक हीरो क्लास 1 2022 और रेवेनेंट 2023 में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। आजीविका हानयांग विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद होंग ने टेलीविजन सीरीज क्वीन ऑफ मिस्ट्री 2017 में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और उसके बाद स्कूल 2017, व्हाइल यू वर स्लीपिंग 2017 और जुगलर्स 2017 से 2018 में दिखाई दिए। उन्होंने माई लॉयर, मिस्टर जो 2, क्राइम एंड पनिशमेंट 2019, डीपी 2021
और लवर्स ऑफ द रेड स्काई 2021 जैसी टेलीविजन सीरीज में अभिनय जारी रखा। हांग ने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत इनोसेंस 2020 से की, जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली और सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता फिल्म के लिए बेक्सेंग आर्ट्स पुरस्कार जीता। 3 फरवरी 2022 में जेवाइट के साथ अपना अनुबंध समाप्त होने के बाद हांग मैनेजमेंट एमएमए में चले गए। 4 उसी वर्ष उन्होंने लोकप्रिय नेवर वेबटून वीक हीरो पर आधारित नाटक वीक हीरो क्लास 1 में अभिनय किया, जिससे उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली। 5-6 टीवी सीरीज में अभिनय के अलावा वह ताइयोन के कांट कंट्रोल माई सेल्फ संगीत वीडियो में भी दिखाई दिए। 2023 में उन्होंने किम ताएरी और ओह जंगसे के साथ नाटक रेवेनेंट में अभिनय किया। 7 फिल्मोग्राफी फिल्में वर्ष शीर्षक भूमिकानोट संदर्भ 2020 बेगुनाहियाहन जंगसू 8 2021 दूरस्थ स्थान ह्यूनमिन 9 लाइन पर नौकरी खोजने वाला केमिया 10 2022 मातृभूमि मिन जेलगू फिल्म 11 2024 ट्रोल फैक्ट्री पेप्टेक 12 मेरी बात सुनो हमारी गर्मियों गजून 13 2025 तारों की रोशनी में खोया नीलकंठावाज 14 2025 अच्छी खबर 2025 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रीमियर। रयू सेउंगबम कोरियाई, जन्म 9 अगस्त 1980, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है। उन्होंने अपने बड़े भाई रयू सेउंगवान द्वारा निर्देशित कई विविध फिल्मों में अपनी पहचान बनाई, जिनमें डाई बैड 2000 में उनका अभिनय पदार्पण, अराहान 2004, क्राइंग फिस्ट 2005, द अनजस्ट 2010 और द बर्लिन फाइल 2013 शामिल है। अपनी उन्मत्त ऊर्जा, शांत स्वभाव और मंच पर अपनी पकड़ बनाने की सूक्ष्म क्षमता के लिए जाने जाने वाले रयू सेउंगबम ने वर्षों से खुद को कोरिया के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। 1 प्रारंभिक जीवन। रयू सेउंगबम का जन्म दक्षिण चुंगचियोंग प्रांत के आसन में हुआ था। उनका परिवार सियोल चला गया, जहां उन्होंने शुरुआत में जामजियोन प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की। उसके बाद दक्षिण चुंगचियोंग प्रांत के एक छोटे से कस्बे ओन्यांग में वापस आ गए, जहां उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। वह डेडोंग टेक्निकल हाई स्कूल में पढ़ने के लिए सियोल लौट आए, लेकिन स्नातक होने से पहले ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। रयू ने बाद में कहा कि उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरणा पाने में मुश्किल हुई, लेकिन अभिनय ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया, जिससे उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसमें वह खुद को पूरी तरह से डुबो सकते थे। 2-3 आजीविका 1999-2004 प्रारंभिक करियर। उनके बड़े भाई रयू सेउंगवान उस समय एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता थे और 1996 से 1999 तक उन्होंने खुद, अपने छोटे भाई सेउंगबम और कई दोस्तों के साथ 4 कम बजट की लघु फिल्में शूट कीं। बेहद विविध शैलियों में लेकिन समान कथाओं के साथ इन लघु फिल्मों को फिर से संपादित किया गया, संयुक्त किया गया और 2000 में रयू सेउंगवान की फीचर निर्देशन की पहली फिल्म डाई बैड के रूप में रिलीज किया गया। समीक्षकों द्वारा शक्तिशाली रूप से आंतरिक, दिल दहला देने वाली और बेहद गुस्से वाली के रूप में प्रशंसित, यह फिल्म तुरंत एक पंथ हिट बन गई, जिसने रयू भाइयों के लिए ध्यान आकर्षित किया। 4 एक समीक्षा ने रयू सेउंगबम के अभिनय की शुरुआत को एक चौंकाने वाला, स्वाभाविक मोड़ बताया। 5 और उन्होंने ग्रैंड बेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार जीता। उनकी सफलता रयू सेउंगवान की अगली फिल्म द चिमावाली के साथ जारी रही, जो 60 और 70 के दशक की कोरियाई एक्शन फिल्मों, ब्रूस ली, शो ब्रदर्स और जैकी चैन की फिल्मों और पुराने कोरियाई मेलोड्रामा के मर्दानापन की पैरोडी करने वाली 35 मिनट की एक लघु फिल्म थी, जिसमें अतिरंजित आवाज डबिंग और जानबूझकर गलत समय पर किए गए एक्शन का समावेश था। रयू ने वाशिंगटन की भूमिका निभाई थी, जो एक युवा गुंडा था जिसका दिल सोने का था और जिसकी लंबी अफ्रीकी हेयर स्टाइल थी। अब बंद हो चुकी सिने 4M वेबसाइट पर स्ट्रीम की गई यह लघु फिल्म ऑनलाइन बेहद लोकप्रिय हुई थी। 6 रयू ने इसके बाद यिम सुनरी की वाइकिकी ब्रदर्स में अभिनय किया, जो 2001 में आई एक फिल्म थी
और एक साधारण नाइटक्लब बैंड के भाग्य की कहानी कहती है, जिसमें बचपन की आकांक्षाओं और संगीत प्रेम का मधुर कड़वा मिश्रण था, जो वयस्कता के संघर्षों और वास्तविकताओं से ओतप्रोत था। रयू ने एक युवा वेटर की सहायक भूमिका निभाई थी जो ड्रम बजाना और मंच पर प्रदर्शन करना सीखने के लिए उत्सुक था। उसी वर्ष बाद में उन्होंने टेलीविजन में कदम रखा। 50 एपिसोड वाले पारिवारिक नाटक वंडरफुल डेज के मुख्य कलाकारों में शामिल जी सुंग, पार्क सन्यंग और गोंग ह्योजिन के साथ। रयू को बेकसेंग आर्ट्स अवार्ड्स में टीवी के लिए सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार मिला। 2002 में वह रयू सेउंगवान के दूसरे प्रयास में गैंगस्टर डकैती फिल्म नो ब्लड नो टीयर्स में दिखाई दिए, जिसमें जियोन डोयोन और जंग जेयंग ने अभिनय किया था। फिल्म आलोचनात्मक और बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक रही, लेकिन वह अपने भाई से अलग उद्योग में अपना नाम बनाना शुरू कर रहा था। रयू, जंग, शिन हाक्यू और जंग जिन के नियमित कलाकारों की टोली के साथ नो कमेंट, जिसे मुज्जिमा फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, में शामिल हुए, जो 3 लघु फिल्मों का एक संग्रह था। एक परेशान दरबान के रूप में उनका प्रदर्शन पहली लघु फिल्म एनिमीज इन फॉर डायरेक्शन का मुख्य आकर्षण था। 8 पार्क चान-वूक की सिंपैथी फॉर मिस्टर वेंजेंस में भी उनकी एक छोटी लेकिन यादगार भूमिका थी। इसके बाद उन्होंने टीवी नाटक सॉलिट्यूड में वंडरफुल डेज के लेखक नो हिक्यूंग के साथ पुनर्मिलन किया, जो 20 के दशक के शुरुआती दौर के एक व्यक्ति और एक बहुत बड़ी बीमार एकल मां, ली मीसूक द्वारा अभिनीत, के बीच मई से दिसंबर का रोमांस था। कंडक्ट जीरो ने रयू के साल का समापन किया, जिसमें उन्होंने अपने हाई स्कूल के सख्त, दिमागी तौर पर मजबूत राजा के रूप में पहली बार बड़े पर्दे पर मुख्य भूमिका निभाई, जो अप्रत्याशित रूप से और अजीब तरह से एक बेवकूफ लड़की, लिम यूनक्यूंग द्वारा अभिनीत, के प्यार में पड़ जाता है। 1980 के दशक की कॉमेडी एक मामूली हिट थी, जिसने लगभग 1.7 मिलियन टिकट बेचे और रयू के स्टारडम को मजबूत किया। 9-10 रयू ने ली सांगवू के स्टेज प्ले बियोंसो, कोरियाई टॉयलेट 11-12 से थिएटर में अपनी शुरुआत की। स्टेज टीवी अभिनेता पार्क क्वांगजंग द्वारा निर्देशित, बियोंसो 4 नवंबर से 28 दिसंबर 2003 तक डोंगसोंग आर्ट सेंटर में चला। 13, 14, 15, 16 टीवी कार्यक्रम नर्सरी स्टोरी के लिए रयू और यूं जिनसियो क्रिसमस लवर्स में दिखाई दिए, जो 22 दिसंबर से 25 दिसंबर 2003 तक एमबीसी पर 4-5 मिनट की दैनिक किश्तों में प्रसारित हुआ। मिन क्यूडोंग की लघु सीक्रेट्स एंड लाइज, कोरियाई एकेडमी ऑफ फिल्म आर्ट्स द्वारा 2003 के ऑमनिबस 20 आइडेंटिटी में जारी में, रयू का चरित्र खुद को दुविधा में पाता है जब उसकी मंगेतर की मां उस पर प्रहार करती है। 17 रयू ने 2004 में सॉन्ग हायेक्यो और जो ह्यूंजे के साथ टीवी सीरीज सनलाइट पोर्स डाउन से शुरुआत की, लेकिन दर्शकों को यह पसंद नहीं आई। इसके बाद रयू ने पूरी तरह से फिल्मों पर ध्यान केंद्रित किया। रयू सेउंगवान की फिल्म अरहान में उन्होंने एक असहाय ट्रैफिक पुलिस वाले की भूमिका निभाई, जिसे पता चलता है कि उसके पास मार्शल आर्ट के कुछ अनछुए कौशल है और उसे आहन सुंगकी और यूं सोई जैसे उस्तादों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। आंशिक रूप से आधुनिक वूक्सिया, आंशिक रूप से सुपरहीरो फिल्म और आंशिक रूप से छोटे शहर की कॉमेडी, यह रयू सेउंगवान का व्यावसायिक सिनेमा में पहला कदम था और लगभग 20 लाख टिकटों की बिक्री के साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मध्यम सफलता हासिल करने में सफल रही। इसने रयू के स्टार करिश्मे और कॉमेडी के प्रति उनके स्वाभाविक लगाव को भी और मजबूत किया। 18 इसके बाद रयू ने किम सुंगसू की ऑनलाइन शॉर्ट फिल्म बैक, अक्टूबर 2004 में डम्पर स्ट्रीम में अभिनय किया। यह फिल्म एक ऐसे डायस्टोपिया में स्थापित है जहां हर कोई सचमुच पीछे की ओर बढ़ता है। उनका किरदार एक क्रांति की चिंगारी जलाता है और आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाने के लिए अधिकारियों द्वारा उसका पीछा किया जाता है। 2005 से 2007 महत्वपूर्ण सफलता। हालांकि रयू अपने डेब्यू के बाद से लगातार आलोचकों और दर्शकों को प्रभावित कर रहे थे, लेकिन 2005 में आई क्राइंग फिस्ट ने उनके करियर को बदल दिया।
21 रयू भाइयों की प्रतिभा का प्रदर्शन मानी जाने वाली यह फिल्म दो मुक्केबाजों की वास्तविक जीवन से प्रेरित कहानी है, जो एक समानांतर कथा संरचना में उनके सफर को दर्शाती है। एक कठोर किशोर अपराधी है जो सुधार स्कूल में मुक्केबाजी शुरू करता है। दूसरा अपने 40वें दशक में एक सेवानिवृत्त मुक्केबाज है जो एक मानव पंचिंग बैग के रूप में अपना गुजारा करता है, जो अपने बेटे और पत्नी की नज़रों में खुद को भुनाने के लिए रिंग में लौटता है। केवल चरमोत्कर्ष पर ही दोनों नायक अंतिम मैच में विरोधियों के रूप में मिलते हैं। दो अलग अलग पृष्ठभूमि और सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति। उन्होंने सीन में बॉडी डबल्स का इस्तेमाल नहीं किया और असली मुक्कों का आदान प्रदान किया। 24 निर्देशक रयू सेउंगवान ने फिल्म की डीवीडी पर चर्चा की कि कैसे उनके भाई को उनके ऑन स्क्रीन टूटने के लिए उनके वास्तविक व्यक्तित्व और वास्तविक जीवन की यादों तक पहुंचना पड़ा। 22 और आलोचकों ने भूमिका में रयू की रेंज, पिंजरे में बंद रोष और जुनून की प्रशंसा की, प्रदर्शन को अद्भुत और मंत्रमुग्ध करने वाला कहा, ऐसा कि उन्होंने अपने बड़े, अधिक प्रतिष्ठित सहयोगी चोई को पीछे छोड़ दिया। 25 क्राइंग फिस्ट की शुरुआत ए बिटरस्वीट लाइफ से हुई और दोनों फिल्मों के लिए उत्कृष्ट समीक्षाओं के बावजूद उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे को रद्द कर दिया। प्रत्येक ने 10 लाख से अधिक टिकट बेचे। इस प्रदर्शन ने रयू की प्रतिष्ठा को अपनी पीढ़ी के शीर्ष अभिनेताओं में से एक और देश के अग्रणी अभिनय एंकरों में से एक के रूप में मजबूत किया। 2 गति में बदलाव के लिए रयू ने अगली बार रोमांटिक कॉमेडी द बीस्ट एंड द ब्यूटी में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक आवाज अभिनेता की भूमिका निभाई जो अपनी अंधी पियानोवादक प्रेमिका शिन मिनाह द्वारा अभिनीत से अपने रूप के बारे में झूठ बोलता है। 2006 में उनकी वास्तविक जीवन की पूर्व प्रेमिका गोंग ह्योजिन ने उन्हें किम तायोंग की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ड्रामा फैमिली टाइज में एक छोटी सी भूमिका निभाने के लिए कहा। उन्होंने उनके किरदार के पूर्व प्रेमी की भूमिका निभाई, जिससे उनके साथ के कुछ दृश्यों में एक मेटा पहलू और विडंबना पैदा हुई। 26, 27, 28 इसके बाद वह हवांग जंगमिन के साथ ब्लरी टाई के साथ फिल्म नोयर में लौटे। उन्होंने पहले वाइकिकी ब्रदर्स 29 में साथ काम किया था। IMF संकट के बाद बुसान में मेथ ड्रग व्यापार के बीच सेट फिल्म ने सर्वसम्मति से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। 30 आलोचकों ने रयू के एक छोटे समय के ड्रग डीलर के चित्रण की प्रशंसा की। 31 और उन्होंने गोल्डन सिनेमेटोग्राफी अवार्ड्स और बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। रयू और इम चांगजंग ने वयस्क एनिमेटेड कॉमेडी आची एन सिपाक में अपनी आवाज दी, जो मानव मल से प्रेरित एक भविष्य की दुनिया में स्थापित है, जहां सरकार अपने प्रत्येक नागरिक के गुदा में एक माइक्रोचिप प्रत्यारोपित करती है ताकि स्थिर ऊर्जा आपूर्ति के लिए उनके मलत्याग की जांच की जा सके। अच्छे प्रदर्शन को नशे की लत वाले पॉप्सिकल से पुरस्कृत किया जा सके। शीर्षक पात्रों के रूप में रयू और इम सड़क के गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं जो पॉप्सिकल्स चुराते हैं और उन्हें काले बाजार में बेचते हैं। रयू ने आची के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। उन्होंने पहले 2001 में एक इंटरनेट स्नीक प्रीव्यू के रूप में पेश की गई फ्लैश एनिमेटेड डेमो क्लिप में चरित्र को आवाज दी थी। सिपाक को मूल रूप से इम वोन्ही ने आवाज दी थी। 32 हालांकि निवेशक की समस्याओं के कारण फीचर लेंथ फिल्म को पूरा होने में कुल 8 साल लगेंगे। 33, 34, 35 घरेलू एनिमेशन माई ब्यूटीफुल गर्ल, मारी और वंडरफुल डेज में अपने पूर्ववर्तियों की तरह आची और सिपाक की भी अच्छी समीक्षा हुई, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 2007 में रयू ने इम चांगजंग की कॉमेडी फिल्म अंडरग्राउंड रेंडेजवस में एक छोटी सी भूमिका निभाई। उन्होंने एक ऐसे शिक्षक की भूमिका निभाई जिसे एक पहाड़ी गांव में नियुक्त किया जाता है, लेकिन जो 3 महीने तक कहीं बीच में फंस जाता है। एक बारूदी सुरंग पर पैर रखने के बाद अपना दाहिना पैर हिलाने में असमर्थ। समीक्षाओं में उनकी छोटी भूमिका को मजेदार कहा गया। 36, 37, 38 2008 से 2010 शैली विस्तार। रेडियो डेज ने 2008 में रयू की अगली प्रमुख भूमिका को चिह्नित किया। उन्होंने 1930 में जापानी औपनिवेशिक शासन के दौरान एक कम वित्तपोषित
और कम कर्मचारियों वाले रेडियो कार्यक्रम के तेजतर्रार निर्माता लॉयड की भूमिका निभाई। श्रोताओं को हासिल करने के लिए उन्होंने कोरिया में अपनी तरह का पहला रेडियो ड्रामा बनाया, जिसमें प्रेम त्रिकोण, भूलने की बीमारी, लंबे समय से बिछड़े भाई बहन आदि जैसे फार्मूलाबद्ध ट्रॉप्स का इस्तेमाल किया गया। शो की सफलता जापानी औपनिवेशिक सरकार का ध्यान भी आकर्षित करती है और उनका एक आवाज अभिनेता गुप्त रूप से कोरियाई स्वतंत्रता सेना के लिए काम कर रहा है। रयू को उनकी बहुमुखी प्रतिभा और भूमिका पर बारीक दृष्टिकोण के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 39-40 रयू सेउंगवान की अगली फिल्म में दचिमावाली ने अपनी 2000 की लघु फिल्म इम वोन्ही द्वारा अभिनीत के प्रिय किरदार को पुनः प्रस्तुत किया है। यह जासूसी एक्शन फिल्म पैरोडी 1940 के दशक में जापानी औपनिवेशिक शासन के अंतिम वर्षों पर आधारित है, जहां दचिमावाली, उनके सहयोगी और दुश्मन एक चोरी हुए राष्ट्रीय खजाने, एक स्वर्ण बुद्ध प्रतिमा, जिसमें शाही अधिकारियों द्वारा वांछित कोरियाई स्वतंत्रता सेनानियों की सूची भी शामिल है, की तलाश करते हैं। रयू ने एक छोटे खलनायक की भूमिका निभाई है, जिसने विचित्र आवारा बॉर्डर लिंक्स को एक आकर्षक बदमाश में बदल दिया है। 41-42 2009 में रयू, पार्क हेल, मून सोरी और उहम जीवोन ने बैक ह्यूंजिन की 33 मिनट की लघु फिल्म द एंड में अभिनय किया, जिसमें अलग अलग कहानियों वाले 4 एपिसोड 1 मिनट से अधिक समय तक अभिनेता के चेहरे के भावों के क्लोजअप शॉट के साथ समाप्त होते हैं, फिर उस पर द एंड लिखा होता है। 43-44 रयू ने कहा कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म नो मर्सी को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वह अभिनेता सुल क्यूंगगु के साथ काम करना चाहते थे। 45-46 रयू ने एक पर्यावरण कार्यकर्ता की भूमिका निभाई, जो हत्याओं की एक श्रृंखला को कबूल करता है, फिर एक प्रसिद्ध शव परीक्षा विशेषज्ञ सोल द्वारा अभिनीत को अपनी अपहृत बेटी को मारे जाने से बचाने के लिए शव परीक्षा के परिणामों के साथ छेड़छाड़ करके अपने सभी पेशेवर नैतिकता से समझौता करने के लिए मजबूर करता है। 48 फिल्म की दृश्य शैली की कमी और जटिल कथानक के लिए आलोचना की गई थी, लेकिन समीक्षाओं में कहा गया है कि फिल्म का मुख्य आकर्षण पुलिस पूछताछ कक्ष में उनके टकराव के दृश्यों में 2 मुख्य अभिनेताओं के बीच नाटकीय तीव्रता थी, जिसमें रयू ने एक सूक्ष्म भयावहता के साथ अपनी भूमिका निभाई थी। 49-50 किम डेवू की द सर्वेंट ने क्लासिक लोककथा चुन्हयांगजियोन को इस आधार पर उलट दिया कि नायिका चुन्हयांग गुनी होने के बजाय महत्वाकांक्षी है और वह ली मोंगरियोंग के नौकर बंगजा से प्यार करने लगती है, जबकि रयू द्वारा निभाई गई ली वीरता से कोसों दूर है। 51 किम जूह्युक और जो येओजियोंग की सहकलाकार कॉस्ट्यूम ड्रामा ने जोसियन युग के यौन रीति रिवाजों और वर्ग व्यवस्था को धूर्त हास्य और निंदक भाव के साथ दर्शाया। 52-53 एन्सेम्बल कॉमेडी फॉक्सी फेस्टिवल ने हल्के फुल्के और गैरनिर्णयात्मक तरीके से अपरंपरागत यौन वरीयताओं की खोज की, और इसमें रयू ने एक रियल डॉल फेटिश के साथ एक मछली सॉसेज ओडेंग हॉकर की भूमिका निभाई। 55 अविश्वसनीय स्रोत 56 2010 में उनकी सबसे महत्वपूर्ण फिल्म द अनजस्ट थी। जब एक बेहद प्रचारित सीरियल किलर मामले के लिए एक फाल गाय को चुना जाता है, तो एक हत्याकांड जासूस ह्वांग जंगमिन द्वारा अभिनीत, एक अभियोजक रयू द्वारा अभिनीत और एक छायादार रियल एस्टेट टाइकून यू हेजिन द्वारा अभिनीत सभी सत्ता संघर्ष के एक जटिल जाल में शामिल हो जाते हैं। अपराध थ्रिलर कोरिया के न्याय बुनियादी ढांचे के हर स्तर पर भ्रष्टाचार का एक कठोर अभियोग था। 57-58 यह रयू सेउंगवान के साथ उनका 5वां सहयोग था, जिन्होंने कहा, उन्हें कास्ट करने का मेरा फैसला सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वह मेरे छोटे भाई है। यह ज्यादातर इस तथ्य से जुड़ा है कि वह एक महान अभिनेता है। 59 सत्ता के पदों पर बैठे स्टीरियोटाइपिकल कोरियाई मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के अहंकार, अशिष्टता और थकावट के रयू के आश्चर्यजनक सटीक चित्रण के लिए 60 उन्होंने बिल्ड फिल्म अवार्ड्स और कनारा में फैंटासिया फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता।
2011 की कॉमेडी फिल्म द सुसाइड फोरकास्ट में रयू ने एक बेसबॉल खिलाड़ी से शीर्ष बीमा विक्रेता बने व्यक्ति की भूमिका निभाई थी, जिसकी पदोन्नति तब खतरे में पड़ जाती है जब पुलिस को उस पर एक ग्राहक की आत्महत्या में मदद करने और उसे उकसाने का संदेह होता है। इसलिए वह अपने संदिग्ध जीवन बीमा ग्राहकों से संपर्क करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाता है। फिल्म के प्रीमियर पर प्रेस को संक्षिप्त जवाब देने के लिए रयू की आलोचना की गई। उनकी एजेंसी ने उनकी ओर से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने पहली बार पूरी फिल्म देखी थी, इसलिए उन्हें अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए समय चाहिए था। 61 रयू ने बाद में मानवीय कॉमेडी को एक बेहद क्रूर शैली कहा, उन लोगों के लिए जो वास्तव में किसी के दर्द पर लोगों को हंसाकर और रुलाकर उस वास्तविकता को जी रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें यह फिल्म इसलिए पसंद आई क्योंकि इसमें एक आशावादी संदेश देने और इसे निराशाजनक तरीके से पेश करने के बजाय खुशी से सांत्वना देने की कोशिश की गई है। 62-63 रयू ने यिम पिल्सुंग की लघु फिल्म ए ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एक जॉम्बी की भूमिका निभाई थी, जो विज्ञान कथा उपन्यास डूम्सरे बुक का एक भाग है। उनका जॉम्बी मेकअप रोजाना 6 घंटे का होता था। 64 रयू ने यह फिल्म 2006 में शूट की थी, लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण यह 2012 में ही रिलीज हो पाई। 65 2012 में वह ली बेओमसू और किम ओक्विन के साथ ब्लैक कॉमेडी ओवर माई डेड बॉडी के कलाकारों में शामिल हुए। रयू ने एक मूर्ख किरदार की भूमिका में सभी को प्रभावित किया, जो लोन शार्क से छुपने और अपनी बीमा राशि इकट्ठा करने के लिए अपनी मौत का नाटक करता है, लेकिन 2 शोधकर्ताओं से टकरा जाता है जो चोरी की तकनीक वाले एक एम्बेडेड कंप्यूटर चिप के साथ एक लाश चुराने की कोशिश कर रहे हैं। 66, 67, 68 उसी वर्ष बाद में उन्होंने परफेक्ट नंबर में अभिनय किया, जो कीगो हिगाशिनो के लोकप्रिय जापानी रेहे से उपन्यास द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स का फिल्मी रूपांतरण था। रयू ने एक प्रतिभाशाली गणित के प्रोफेसर की भूमिका निभाई, जो उस महिला के लिए एक आदर्श बहाना बनाता है जिससे वह मन ही मन प्यार करता है, ली योवोन द्वारा अभिनीत, जब वह अप्रत्याशित रूप से अपने अपमानजनक पूर्व पति की हत्या कर देती है। उन्होंने कहा कि यह उनका पहला आत्मत्यागी प्रेम था। 69 और निर्देशक बैंग यूनजिन ने उनके अभिनय में परिपक्वता की सराहना की जब उन्होंने उन्हें चेहरे से नहीं बल्कि दिल से रोने की सलाह दी। 70 उन्हें द बर्लिन फाइल में सहायक भूमिका में लिया गया था, जो रयू सेउंगवान की 2013 की जासूसी थ्रिलर थी, जिसमें हा जंगवू, हान सुकक्यू और जुन जीह्यून भी थे। एक निर्दयी हत्यारे और एक उच्च रैंकिंग वाले उत्तर कोरियाई अधिकारी के बेटे की भूमिका निभाते हुए रयू ने फिल्म में जर्मन, अंग्रेजी और उत्तर कोरियाई बोली बोली। 71, 72, 73 न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके चित्रण की विद्युतीकरण क्रूरता के लिए प्रशंसा की। 74 और कोरिया टाइम्स ने उन्हें शानदार कहा। 75 बर्लिन फाइल ने 7 मिलियन से अधिक टिकट बेचे, जिससे यह कोरिया की सर्वश्रेष्ठ ऑल टाइम एक्शन फिल्म बन गई। 76 यह रयू के करियर की अब तक की सबसे बड़ी हिट भी है। बर्लिन फाइल के बाद रयू ने शो बिजनेस से कुछ समय के लिए दूरी बना ली क्योंकि उन्होंने कहा कि वह अब अत्यधिक व्यावसायिक उत्पाद नहीं बनना चाहते। उन्होंने पूरे यूरोप की यात्रा की, फिर 3 साल पेरिस में रहे जहां उन्होंने एक मॉडल के रूप में काम किया। रयू ने 2015 में इम सांगसू की इंटीमेट एनिमीज में एक प्रमुख भूमिका के साथ अभिनय में वापसी की। यह थ्रिलर 4 लोगों के बारे में है जिन्हें एक कार दुर्घटना स्थल पर पैसों से भरे बैग मिलते हैं और वे इसका इस्तेमाल भ्रष्ट निगमों से बदला लेने के लिए करने का फैसला करते हैं। 78 2017 में रयू को किम की-डुक की ड्रामा फिल्म ह्यूमन, स्पेस, टाइम एंड ह्यूमन में कास्ट किया गया था। 79 2019 में रयू ने ताज़ा फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त, ताज़ा वन आइड जैक में अभिनय किया। 80 मार्च 2023 में रयू ने Y1 एंटरटेनमेंट के साथ हस्ताक्षर किए। 81 अन्य गतिविधियों
2007 से वह डीजे रयू नाम से एक मांग वाले क्लब डीजे रहे हैं। 82, 83, 84, 85, 86। उन्हें शिन मिनाह और ह्यून बिन को 2008 में लैपटॉप LG एक्सनोट के लिए मॉडल के रूप में चुना गया था। इसी क्रम में वे ब्रांडेड मनोरंजन अभियान समर डेज में भी दिखाई दिए, जिसका प्रसारण 7 लघु फिल्मों या एपिसोड, प्रत्येक लगभग 4 मिनट लंबा, कुल अवधि 30 मिनट में हुआ। इनमें यू हियोल के 2 संगीत वीडियो शामिल थे, समर डे, जिसमें पेपरटोन्स के शिन जेप्युंग ने अभिनय किया था, और माई हैप्पी डे, जिसे शिन मिनाह ने गाया था। रयू गैरी और गिल के दोस्त है, जो हिप हॉप जोड़ी लीसांग की रचना करते हैं। 87, वह उनके गानों के लिए कई संगीत वीडियो में दिखाई दिए हैं, जिनमें बैलेरिनो 2007 और द गर्ल हु कांट ब्रेक अप, द बॉय हु कांट लीव 2009 शामिल है, जो दोनों उनके भाई रयू सेउंगवान द्वारा निर्देशित थे। रयू ने एमनेट KM म्यूजिक फेस्टिवल, जिसे अब एमनेट एशियन म्यूजिक अवार्ड्स कहा जाता है, में लीसांग के आई एम नॉट लाफिंग 2005 के लिए म्यूजिक वीडियो एक्टिंग अवार्ड जीता। उन्होंने ब्लडी टाई ट्रैक हु आर यू लिविंग फॉर 2006 में भी सहयोग किया, जिसमें ह्वांग जंगमिन ने गायन किया और लीसांग और रयू रैपर्स के रूप में थे। रयू सेउंगबम और लीसांग ने शो के निर्माता लियोनार्ड डेला टोरे के साथ 2009 में पहली बार सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। मनोरंजन उद्योग में उन्हें एक सनकी पोशाक पहनने वाले के रूप में भी जाना जाता है, जिसके कारण वे सबसे खराब पोशाक पहनने वालों की सूची में भी शामिल हो जाते हैं, जबकि अन्य उन्हें एक प्रयोगधर्मी फैशनिस्ता कहते हैं। रयू ने कहा कि उनका मानना है कि फैशन संचार का एक रूप है और वे अपनी व्यक्तिगत शैली में बुद्धिमत्ता का लक्ष्य रखते हैं। 88, एक साक्षात्कार में सेलिब्रिटी फोटोग्राफर जो सुन्ही ने रयू को अपना पसंदीदा विषय बताते हुए कहा, वह ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कैमरे के सामने अपनी आत्मा का प्रदर्शन किया है। वह एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें इस बात की कोई चिंता या संकोच नहीं था कि उन्हें कितना शानदार दिखना चाहिए, नहीं उन्होंने लेंस के सामने कुछ छिपाने की कोशिश की। उनमें कोई झूठा दिखावा या सतीपन नहीं था। वह एक खुली किताब थे, सचमुच एक आजाद ख्याल। और क्योंकि उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे कैसे दिखते हैं, इसलिए उनकी तस्वीरों में सच्चाई थी। 89, व्यक्तिगत जीवन शादी 2020 में रयू ने अपनी गैर सेलिब्रिटी स्लोवाक गर्लफ्रेंड से शादी की, जो उनसे 10 साल छोटी है और जिससे उनकी एक बेटी है। रयू की पत्नी के बारे में कहा जाता है कि वह फ्रांस में एक पेंटर के रूप में काम करती थीं। जापान एयरलाइंस की उड़ान 351 टोक्यो हानेडा हवाई अड्डे से फुकुओका के लिए एक निर्धारित यात्री उड़ान थी, जिसे 31 मार्च 1970 को जापान कम्युनिस्ट लीग के रेड आर्मी गुट के सदस्यों द्वारा अपहृत कर लिया गया था। एक घटना में, जिसे आमतौर पर जापानी में योडोगो अपहरण घटना, योडोगो हैजाकू जिकेन के रूप में संदर्भित किया जाता है। विमान के आधिकारिक जापान एयरलाइंस काव्यात्मक उपनाम योडो, जिसका अर्थ है स्थिर पानी, के बाद 2 पृष्ठभूमि। 1966 में न्यू लेफ्ट छात्र संगठन, जिसे कम्युनिस्ट लीग के रूप में जाना जाता है, 1960 से निष्क्रिय था, पुनर्गठित हुआ और सेकंड बंड, दैनिजी बंटो के रूप में जाना जाने लगा। 3 इस समय क्योटो में दोशीशा विश्वविद्यालय में स्थित और क्योटो विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र प्रमुख ड्रॉपआउट ताकाया शियोमी ताकाया के नेतृत्व में सेकंड बंड का कंसाई गुट, पहले से ही दूरवाम सेकंड बंड के दूर के बाय विंग का गठन किया। 4 जून 1968 के आसपास कंसाई गुट ने खुद को लाल सेना गुट कहना शुरू कर दिया और जापान में हिंसक विद्रोह की योजना बनाना शुरू कर दिया। लाल सेना गुट का मुख्य सिद्धांत यह था कि जापान में सबसे पहले एक सफल सशस्त्र सर्वहारा क्रांति करके जापान संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक विश्वव्यापी क्रांति का मुख्यालय बन जाएगा और लाल सेना गुट उस क्रांति का नेता बन जाएगा। 5 दूसरे बंड के बाकी हिस्सों को तत्काल सशस्त्र क्रांति के लिए अनुपयुक्त पाते हुए रेड आर्मी गुट ने 1969 में
अपने मूल संगठन से खुले तौर पर अलग होने का संकेत दिया। 5 सितंबर को ताकाया और अन्य रेड आर्मी गुट के सदस्य कम्युनिस्ट लीग से रेड आर्मी गुट की स्वतंत्रता की घोषणा करने और तत्काल सशस्त्र क्रांति की शुरुआत की घोषणा करने के लिए टोक्यो के हिबिया पब्लिक हॉल में सार्वजनिक रूप से उपस्थित हुए। 6 1970 की शुरुआत में शियोमी ने एक जापानी विमान को हाईजैक करने की योजना बनानी शुरू की, जिसका कोडनेम ऑपरेशन फीनिक्स था, जिससे समूह के सदस्य क्यूबा जा सकते थे और अपना प्रशिक्षण जारी रख सकते थे। हालांकि अपहरण से ठीक पहले शियोमी को 15 मार्च 1970 को टोक्यो के कोमागोम की सड़क पर संयोग से एक आम चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया गया। साथ फिर भी बाकी अपहरणकर्ता अपनी योजनाओं पर अड़े रहे। 31 मार्च 1970 को लाल सेना के गुट के 9 सदस्यों ने कटाना तलवारों और एक देसी बम से लैस होकर जापान एयरलाइंस की उड़ान 351, एक घरेलू जापान एयरलाइंस बोइंग 727 का टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपहरण कर लिया, जिसमें 129 अन्य लोग सवार थे। अपहरण उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद ताकामारो तामिया नाम का एक युवक अपनी सीट से उठा, एक कटाना निकाला और चिल्लाया, हम अशिता नो जो है। 8 उसने विमान को हाईजैक करने का इरादा जताया और अन्य अपहरणकर्ताओं को अपने हथियार निकालने का निर्देश दिया। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने 129 लोगों, 122 यात्रियों और 7 चालक दल के सदस्यों को बंधक बना लिया और पायलटों को विमान को हवाना, क्यूबा तक उड़ाने का आदेश दिया, जहां उनका इरादा कम्युनिस्ट सैन्य समूहों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने का था। इसके बाद अपहरणकर्ताओं को बताया गया कि विमान बोइंग 727 आवश्यक मात्रा में ईंधन रखने में असमर्थता के कारण ऐसी यात्रा करने में सक्षम नहीं है। यह जानने के बाद अपहरणकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि फुकुओका में ईंधन भरने के लिए रुकने के बाद विमान को प्योंगयांग, उत्तर कोरिया की ओर मोड़ दिया जाए। फुकुओका पहुंचने पर पुलिस ने अपहर्ताओं को उनके 23 बंधकों को रिहा करने के लिए मना लिया और पायलटों को कोरियाई प्रायद्वीप का एक नक्शा दिया गया। नक्शे के साथ एक नोट संलग्न था, जिसमें पायलटों को अपने रेडियो को एक विशिष्ट आवृत्ति पर ट्यून करने का निर्देश दिया गया था। हवाई यातायात नियंत्रकों को, जो स्थिति के बारे में जानते थे, जानबूझकर पायलटों को गलत दिशा निर्देश दिए ताकि वे दक्षिण कोरिया के सियोल में जिम्पो हवाई अड्डे पर उतर सके, जहां उन्होंने हवाई अड्डे को उत्तर कोरियाई होने का दिखावा किया था। 9 इसके बावजूद अपहर्ताओं को जल्दी ही एहसास हो गया कि उनके साथ धोखा हुआ है और जापान के परिवहन उप मंत्री शिंजिरो यामामुरा ने शेष बंधकों की जगह लेने के लिए स्वेच्छा से आगे आए और अपहर्ताओं ने उनकी पेशकश स्वीकार कर ली। 10 इसके बाद वे प्योंगयांग के मिरिम हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए, जहां यामामुरा अब बंधक के रूप में थे। उत्तर कोरिया को आधार के रूप में इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दक्षिण कोरिया और पूर्वी एशिया में अन्य जगहों पर विद्रोह भड़काने की कोशिश की। उद्धरण वांछित उप मंत्री यामामुरा और चालक दल के बाकी सदस्यों को ले जाने वाले विमान को 2 दिन बाद रिहा कर दिया गया। 13 और 5 अप्रैल को सुबह 9:39 बजे हनेडा हवाई अड्डे पर अपने गेट पर वापस आ गया। अपहरण के कथित मास्टरमाइंड ताकाया शियोमी पर मुकदमा चलाया गया, उसे दोषी ठहराया गया और जापान में लगभग 20 साल जेल में बिताने पड़े। 1989 में रिहाई के बाद 15-16 खराब स्वास्थ्य से पीड़ित होने के कारण शियोमी ने कियोसे, टोक्यो में एक बहुस्तरीय पार्किंग सुविधा में एक अटेंडेंट के रूप में कम वेतन वाली 15 नौकरी प्राप्त की, जहां वह 2008 तक काम कर रहा था। 17 उसने कहा कि उनका इरादा उत्तर कोरिया के रास्ते क्यूबा जाने का था। 18 वह ओकिनावा में एक एंटीबेस आंदोलन और एक एंटी न्यूक्लियर अभियान में शामिल हो गया और रेड आर्मी गुट से संबंधित कई किताबें लिखीं। 16 अप्रैल 2015 में उन्होंने कियोसे में शहर के विधानसभा चुनावों में भाग लिया। 14 नवंबर 2017 को टोक्यो के एक अस्पताल में हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। 16 मोरियाकी वाकाबायाशी लंबे समय से चल रहे अवंतगार्डे रॉक बैंड लेस रेलिजेस डेनुडेस के शुरुआती सदस्य बास वादक थे।
मार्च 2010 में क्योडो न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में वाकाबायाशी ने कहा कि अपहरण एक स्वार्थी और दंभपूर्ण कृत्य था। वाकाबायाशी ने आगे कहा कि वह जापान लौटना चाहते हैं और अपहरण में अपनी भूमिका के लिए गिरफ्तारी और मुकदमे का सामना करने को तैयार है। 19 अप्रैल 2014 तक वह अभी भी जीवित थे और अपने समूह के अन्य सदस्यों के साथ उत्तर कोरिया में रह रहे थे। 1985 में यासुहिरो शिबाता समूह के लिए धन जुटाने के लिए गुप्त रूप से जापान लौटे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। योशिमी तनाका को थाईलैंड में भारी मात्रा में नकली मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया गया और मार्च 2000 में जापान वापस भेज दिया गया, जहां उन्हें सजा सुनाई गई। सजा पूरी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि जापान की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के अनुसार अन्य अपहरणकर्ता अभी भी फरार है। 21 समूह के नेता ताकामारो तामिया की 1995 में और किंटारो योशिदा की 1985 से कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। ताकेशी ओकामोटो और उनकी पत्नी किमिको फुकुडोम संभवतः उत्तर कोरिया से भागने की कोशिश में मारे गए थे। 22 ताकाहिरो कोनिशी, शिरो अकागी, किमिहुरो उओमोटो और मोरियाकी वाकबायशी अभी भी उत्तर कोरिया में रहते हैं। क्योदो न्यूज द्वारा साक्षात्कार किए जाने पर ताकेशी ओकामोटो को छोड़कर सभी के 2004 तक जीवित होने की पुष्टि हुई थी। जून 2004 में शेष अपहरणकर्ताओं ने उत्तर कोरियाई अधिकारियों से अनुरोध किया कि उन्हें जापान लौटने की अनुमति दी जाए, भले ही उन्हें अपहरण के लिए दंडित किया जाए। 29 नवंबर 2024 को बचे हुए अपहर्ताओं ने जापान के एक सहायता समूह को एक ईमेल भेजा जिसमें कहा गया था कि कोरिया की परिस्थितियों के कारण 1 दिसंबर से जापान के साथ संचार बंद कर दिया जाएगा। हम पहले की तरह संवाद या आदान-प्रदान नहीं कर पाएंगे। हमें नहीं पता कि संचार कब फिर से शुरू हो पाएगा। जापान की एक वेबसाइट पर बचे हुए अपहर्ताओं द्वारा नोट्स पोस्ट करना भी नवंबर 2024 से बंद हो गया। माना जा रहा है कि संचार बंद करने का कारण उत्तर कोरियाई अधिकारियों द्वारा उठाया गया कदम था, लेकिन इसके कारण स्पष्ट नहीं थे। 23 विमान घटना के बाद जापान एयरलाइंस के विमानों को योडो जैसे उपनाम देने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया और विमान को नए क्रेन लिवरी के साथ फिर से रंग दिया गया, जिसे जापान एयरलाइंस ने 1970 में बोइंग 747 की शुरुआत के साथ अपनाया था। 1971 में जापान डोमेस्टिक एयरलाइंस और टोआ एयरवेज के विलय के बाद विमान को नवगठित टोआ डोमेस्टिक एयरलाइंस को स्थानांतरित कर दिया गया और 1975 तक होनो को उपनाम के तहत संचालित किया गया। 1976 में विमान को हैपेग्लॉयड फ्लग को बेच दिया गया था और 1990 के दशक से इसे बार बार संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और दुनिया भर के अन्य देशों में बेचा गया और अक्सर एक निजी चार्टर विमान कोर N511 DB के रूप में इस्तेमाल किया गया। 1997 में इस विमान का इस्तेमाल आयरिश रॉक बैंड U2 ने अपने पॉपमार्ट वर्ल्ड टूर के लिए किया था। 24 और 1999 में इसे ओलिवर स्टोन द्वारा निर्देशित फिल्म एनी गिवन संडे में काल्पनिक अमेरिकी फुटबॉल टीम मियामी शार्क्स के टीम हवाई जहाज के रूप में इस्तेमाल किया गया था। बाद में इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में हवाई जहाजों का कब्रिस्तान कहे जाने वाले एक टारमैक पर रखा गया। उस दौरान एनटीवी के टेलीविजन शो वे अब कहा है ने एक एपिसोड प्रसारित किया जिसका शीर्षक था जापानी विमान अपहरण के समय के कैप्टन शिंजी इशिदा योडो से फिर मिलते हैं। इस एपिसोड में पूर्व पायलट इशिदा को टारमैक पर विमान का दौरा करते हुए दिखाया गया था। अगस्त 2004 में इस विमान को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कोजेडे एयरवेज द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया और इसे किंशासा के एंदजीली हवाई अड्डे पर एक वीआईपी उड़ान विमान के रूप में इस्तेमाल किया गया। विमान कोड 9Q CBF 9Q CBFU। हालांकि 2006 के आसपास जोसा एयरलाइंस के दिवालिया होने के बाद इसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के एक हवाई अड्डे पर छोड़ दिया गया और फिर 2012 में स्थानीय स्तर पर
इसे नष्ट कर दिया गया। किम सांगबम, जन्म 14 अगस्त 1954, एक दक्षिण कोरियाई फिल्म संपादक और फिल्म निर्माता है, जो निर्देशक पार्क चान-वूक के साथ अपने सहयोग के लिए जाने जाते हैं। पार्क की सबसे लंबी साझेदारी संपादक किम सांगबम के साथ है। उनका रिश्ता तब से है जब पार्क, जो उस समय कॉलेज के छात्र थे, प्रधान संपादक किम सांगबम के निर्देशन विभाग में शामिल हुए थे। किम सांगबम के दिवंगत पिता, संपादक किम ही-सू, पार्क चान-वूक की पहली फिल्म द मून एज, द सन्स ड्रीम में संपादक के रूप में शामिल थे। फिल्म जॉइंट सिक्योरिटी एरिया 1998 के बाद से किम सांगबम ने स्टोकर 2013 को छोड़कर द हैंडमेडन तक पार्क चान-वूक की सभी कृतियों का संपादन किया है। हानेडा हवाई अड्डा, हानेडा कुको, IATA, HND, ICAO, RJTT, आधिकारिक तौर पर टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टोक्यो कोकुसाई कुको और कभी-कभी टोक्यो हानेडा के रूप में संक्षिप्त, ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र की सेवा करने वाले दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से सबसे व्यस्त है। दूसरा नारिता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा NRT है। यह जापान की दो सबसे बड़ी एयरलाइनों, जापान एयरलाइंस टर्मिनल 1 और ऑल निप्पॉन एयरवेज टर्मिनल 2, साथ ही रीजनल प्लस विंग्स कॉर्प, एयर डू और सोलासीड एयर, स्काईमार्क एयरलाइंस और स्टारफ्लायर के प्राथमिक घरेलू आधार के रूप में कार्य करता है। यह टोक्यो स्टेशन के 15 किलोमीटर 9.3 मील दक्षिण में ओटा, टोक्यो में स्थित है। यह सुविधा 1522 हेक्टेयर 3761 एकड़ भूमि को कवर करती है। 2. हानेडा ने पहले IATA हवाई अड्डा कोल टीवायो का उपयोग किया था, जिसका उपयोग अब ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र के भीतर एयरलाइन आरक्षण प्रणाली और ट्रैवल एजेंसियों द्वारा किया जाता है, और 1978 तक टोक्यो की सेवा करने वाला प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। 1978 से 2010 तक हानेडा ने टोक्यो से और टोक्यो के लिए लगभग सभी घरेलू उड़ानों के साथ साथ पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ प्रमुख शहरों के लिए निर्धारित चार्टर उड़ानों को संभाला, जबकि नारिता ने आगे के स्थानों से अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संभाला। 2010 में एक समर्पित अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल, वर्तमान में टर्मिनल 3, चौथे रनवे के पूरा होने के साथ हानेडा में खोला गया था, जिससे रात के समय लंबी दूरी की उड़ानें संचालित हो सकती है। 3. हानेडा ने मार्च 2014 में दिन के समय लंबी दूरी की सेवा खोली। 4. अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के फिर से शुरू होने के बाद से जापान में एयरलाइंस हानेडा को जापान का केंद्र के रूप में रणनीति बना रही है। जापानी घरेलू उड़ानों के साथ अंतर्महाद्वीपीय उड़ानों के बीच कनेक्शन प्रदान करना, जबकि नारिता को एशियाई गंतव्यों के साथ अंतर्महाद्वीपीय गंतव्यों के बीच एशिया का केंद्र के रूप में देखना। 5. जापानी सरकार प्रीमियम व्यावसायिक मार्गों के लिए हानेडा के उपयोग और अवकाश मार्गों और कम लागत वाली वाहकों के लिए नारिता के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। हालांकि प्रमुख पूर्ण सेवा वाहकों के पास दोनों हवाई अड्डों पर उड़ान भरने का विकल्प हो सकता है। 6. हानेडा ने 2018 में 87,098,683 यात्रियों को संभाला। यात्री थ्रूपुट के हिसाब से यह एशिया का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा और दुनिया का चौथा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था। यह 2023 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल रैंकिंग में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद एशिया के दूसरे सबसे व्यस्त हवाई अड्डे पर लौट आया। 7. यह 2018 में अपने विस्तार के बाद प्रति वर्ष 90 मिलियन यात्रियों को संभालने में सक्षम है। हानेडा और नारिता को मिलाकर टोक्यो में लंदन और न्यूयॉर्क के बाद दुनिया की तीसरी सबसे व्यस्त शहर हवाई अड्डा प्रणाली है। 2020 में हानेडा को सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 8 और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डा नामित किया गया था। 9. इसने 2021 और 2022 के लिए स्काईट्रैक्स के दुनिया के शीर्ष 100 हवाई अड्डों में कतर के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे के बीच अपना दूसरा स्थान बनाए रखा और पिछले वर्ष से अपना सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे का खिताब बरकरार रखा। हानेडा एयरफील्ड, हानेडा हिकोजो,
पहली बार 1931 में आज के हवाई अड्डे परिसर के पश्चिमी छोर पर पुनः प्राप्त भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर खोला गया था। 300 मीटर 980 फीट का कंक्रीट रनवे, एक छोटा हवाई अड्डा टर्मिनल और 2 हैंगर बनाए गए थे। 25 अगस्त 1931 को हवाई अड्डे से पहली उड़ान कीरो से भरी हुई क्वांटुम लीज्ड टेरिटरी, अब चीन का हिस्सा, के डेरेन तक पहुंची। 1930 के दशक के दौरान हानेडा ने जापान की मुख्य भूमि, ताइवान, कोरिया, दोनों जापानी शासन के अधीन, और मंचूरिया, जापानी कठपुतली राज्य मंचुको के रूप में शासित, के गंतव्यों के लिए उड़ानें संभालीं। 13 प्रमुख जापानी समाचार पत्रों ने भी इस दौरान हानेडा में अपने पहले उड़ान विभाग बनाए और मंचुको नेशनल एयरवेज ने हानेडा और मंचुको की राजधानी हिंगकिंग के बीच सेवा शुरू की। 1938 में इसके राष्ट्रीयकरण के बाद जेएटी का नाम बदलकर इंपीरियल जापानी एयरवेज कर दिया गया। 12 इन शुरुआती वर्षों में यात्री और माल यातायात में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। 1939 में हानेडा का पहला रनवे 800 मीटर 2600 फीट की लंबाई तक बढ़ाया गया। 12 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आईजेए और हानेडा हवाई अड्डे दोनों ही लगभग पूरी तरह से सैन्य परिवहन सेवाओं में बदल गए। युद्ध के दौरान हानेडा हवाई अड्डे का उपयोग इंपीरियल जापानी नौसेना वायु सेवा द्वारा उड़ान प्रशिक्षण के लिए भी किया गया था। 12 1930 के दशक के अंत में टोक्यो सरकार ने कोटो वार्ड में एक कृत्रिम द्वीप पर एक नए टोक्यो म्यूनिसिपल हवाई अड्डे की योजना बनाई। 251 हेक्टेयर 620 एकड़ में हवाई अड्डा उस समय हानेडा के आकार का 5 गुना रहा होगा और बर्लिन में टेम्पलहोफ हवाई अड्डे से काफी बड़ा होगा, जिसे उस समय दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहा जाता था। हवाई अड्डे की योजना को 1938 में अंतिम रूप दिया गया था और 1941 में पूरा होने के लिए द्वीप पर काम 1939 में शुरू हुआ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संसाधन की कमी के कारण परियोजना निर्धारित समय से पीछे हो गई। युद्ध के बाद इस योजना को आधिकारिक तौर पर छोड़ दिया गया था, क्योंकि मित्र देशों के कब्जे वाले अधिकारियों ने एक नया हवाई अड्डा बनाने के बजाय हानेडा का विस्तार करने का पक्ष लिया था। कब्जे का युग 1945 से 1952। 1952 में हानेडा आर्मी एयर बेस पर अमेरिकी वायुसेना का C-97 स्ट्रेटोफ्रेटर। 12 सितंबर 1945 को जनरल डगलस मैकार्थर, मित्र शक्तियों के सुप्रीम कमांडर और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के कब्जे के प्रमुख ने आदेश दिया कि हानेडा को कब्जा करने वाली सेनाओं को सौंप दिया जाए। अगले दिन उन्होंने हवाई अड्डे की सुपुर्दगी ले ली, जिसका नाम बदलकर हानेडा आर्मी एयर बेस कर दिया गया, और कई आसपास के निवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया ताकि विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के लिए जगह बनाई जा सके, जिसमें एक रनवे को 1650 मीटर 5413 फीट और दूसरे को 2100 मीटर 6890 फीट तक बढ़ाया जाना शामिल था। 21 तारीख को अनामोरी इनारी श्राइन और 3000 से अधिक निवासियों को 48 घंटों के भीतर अपने घर छोड़ने का आदेश मिला। कई लोग ओटा के हानेडा जिले में एक नदी के दूसरी ओर अनामोरिनारी स्टेशन के आसपास बस गए और कुछ आज भी उस क्षेत्र में रहते हैं। 16 विस्तार कार्य अक्टूबर 1945 में शुरू हुआ और जून 1946 में पूरा हुआ। उस समय हवाई अड्डे का क्षेत्रफल 257.4 हेक्टेयर 636 एकड़ था। हानेडा एएफ को जापान में प्रवेश के बंदरगाह के रूप में नामित किया गया था। 12 हानेडा मुख्य रूप से एक सैन्य और नागरिक परिवहन बेस था, जिसका उपयोग अमेरिकी सेना और वायुसेना द्वारा C-54 परिवहन विमानों के लिए स्टॉपओवर के रूप में किया जाता था, जो सैन फ्रांसिस्को से सुदूर पूर्व और वापसी की उड़ानों के लिए रवाना होते थे। हानेडा एएफबी में स्थित कई C-54 ने बर्लिन नाकाबंदी एयरलिफ्ट में भाग लिया। इन विमानों को विशेष रूप से जर्मन नागरिकों के लिए कोयला ढोने के लिए तैयार किया गया था। कोयला धूल संदूषण के कारण इनमें से कई विमानों को उनकी भागीदारी के बाद सेवामुक्त कर दिया गया था। कई अमेरिकी सेना या वायुसेना के जनरलों ने
टोक्यो का दौरा करने के दौरान नियमित रूप से अपने निजी विमानों को हनेरा में पार्क किया था, जिसमें जनरल एनिस व्हाइटहेड भी शामिल थे। कोरियाई युद्ध के दौरान हनेरा संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना की फ्लाइट नर्सों के लिए मुख्य क्षेत्रीय बेस था। हनेरा एयरफोर्स बेस को 1947 में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें मिली, जब नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस ने उत्तरी प्रशांत क्षेत्र से संयुक्त राज्य अमेरिका और एशिया के भीतर चीन, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस के लिए DC-4 उड़ानें शुरू कीं। 18 पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज ने 1947 में बाद में अपने राउंड द वर्ल्ड रूट पर हनेरा को एक स्टॉप बनाया, जिसमें शंघाई, हांगकांग, कोलकाता, कराची, दमिश्क, इस्तांबुल, लंदन और न्यूयॉर्क के लिए पश्चिम की ओर DC-4 सेवा और वेक आइलैंड, होनोलुलु और सैन फ्रांसिस्को के लिए पूर्व की ओर कांस्टेलेशन सेवा शामिल थी। 19 अमेरिकी सेना ने 1952 में इस अड्डे का एक हिस्सा जापान को वापस दे दिया। इस हिस्से को टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाने लगा। अमेरिकी सेना ने 1958 तक हानेरा में अपना अड्डा बनाए रखा, जब तक कि शेष संपत्ति जापानी सरकार को वापस नहीं कर दी गई। जापान की ध्वजवाहक जापान एयरलाइंस ने 1951 में हानेरा से अपना पहला घरेलू परिचालन शुरू किया। युद्ध के बाद के कुछ वर्षों तक टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास यात्री टर्मिनल भवन नहीं था। जापान एयरपोर्ट टर्मिनल कंपनी लिमिटेड TYO 9706 की स्थापना 1953 में पहला यात्री टर्मिनल विकसित करने के लिए की गई थी, जो 1955 में खोला गया था। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एक विस्तार 1963 में खोला गया। 20 यूरोपीय वाहकों ने 1950 के दशक में हानेरा की सेवा शुरू की। एयर फ्रांस नवंबर 1952 में पहली बार हानेरा पहुंचा। 21 दक्षिणी मार्ग से लंदन के लिए BOAC डे हेविलैंड कॉमेट की उड़ानें 1953 में शुरू हुई और एंकरेज के रास्ते कोपेनहेगन के लिए SAS DC-7 की उड़ानें 1957 में शुरू हुई। अगस्त 1957 की आधिकारिक एयरलाइन गाइड जापान एयरलाइंस पर प्रत्येक सप्ताह 86 घरेलू और 8 अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान दिखाती है। प्रति सप्ताह अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान 7 सिविल एयर ट्रांसपोर्ट, 3 थाई DC-4, 2 हांगकांग एयरवेज विस्काउंट्स और शायद 3 DC-6B, 2 एयर इंडिया और 1 क्वांटास। नॉर्थवेस्ट में प्रति सप्ताह 16 प्रस्थान होते थे, पैन एम में 12 और कैनेडियन पैसिफिक में 4, एयर फ्रांस में 3, KLM में 3, SAS में 5, स्विस एयर में 2 और BOAC में 3। 1966 तक हवाई अड्डे के 3 रनवे थे, 15L-33R 10,335 × 200 फीट, 3,150 मीटर, 61 मीटर, 22। टोक्यो मोनोरेल 1964 में हानेरा और मध्य टोक्यो के बीच टोक्यो ओलंपिक के समय में खोली गई थी। 1964 के दौरान जापान ने अपने नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध हटा दिए, जिससे हवाई अड्डे पर यात्री यातायात बढ़ गया। 1960 के दशक में जेट विमान की शुरुआत और उसके बाद 1970 में बोइंग 747 के कारण भी हानेरा में विभिन्न सुविधा सुधारों की आवश्यकता पड़ी, जिसमें रनवे 4/22 को पानी के ऊपर विस्तारित करना और रनवे 15R-33L के हिस्से को हवाई अड्डे के एप्रन के रूप में पुनः उपयोग करना शामिल था। 12 जून 1970 में एक नई अंतर्राष्ट्रीय आगमन सुविधा खोली गई। 23 1961 के आसपास सरकार ने तीसरे रनवे और अतिरिक्त एप्रन स्पेस के साथ हानेरा के और विस्तार पर विचार करना शुरू किया, लेकिन अनुमान लगाया कि यह विस्तार पूरा होने के बाद लगभग 10 वर्षों तक ही क्षमता आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा। 1966 में सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एक नया हवाई अड्डा बनाने का फैसला किया। 1978 में नारिता हवाई अड्डा खुला, जिसने ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र में लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया और हानेरा एक घरेलू हवाई अड्डा बन गया। 12 घरेलू युग 1978 से 2010 1965 बाय और 1984 दाएं में हानेरा हवाई अड्डे का एक हवाई दृश्य
जिसमें रनवे 16R, 34L और 16L 34R तथा टर्मिनल 1 और 2 के लिए पुनर्ग्रहण कार्य दिखाया गया है। 1978 में अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हानेडा से नारिता चली गईं, लेकिन ताइवान और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मुख्य भूमि चीन, के बीच चल रहे राजनीतिक संघर्ष और किसी भी जापानी हवाई अड्डे पर दोनों देशों की एयरलाइनों के बीच टकराव की आशंका के कारण चीन गणराज्य, ताइवान की एयरलाइनें कई वर्षों तक हानेडा हवाई अड्डे पर ही रहीं। हानेडा से ताइपे और होनोलुलु की उड़ानें चाइना एयरलाइंस द्वारा संचालित की जाती थीं और 2000 के दशक की शुरुआत तक ये हवाई अड्डे के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मार्ग थे। परिवहन मंत्रालय ने 1983 में हानेडा के लिए एक विस्तार योजना जारी की, जिसके तहत इसे टोक्यो खाड़ी में एक नए लैंडफिल तक विस्तारित किया जाना था, जिसका उद्देश्य क्षमता बढ़ाना, शोर कम करना और टोक्यो द्वारा उत्पन्न होने वाले भारी मात्रा में कचरे का उपयोग करना था। जुलाई 1988 में लैंडफिल पर एक नया 3000 मीटर 9800 फीट रनवे खोला गया। सितंबर 1993 में पुराने हवाई अड्डे के टर्मिनल को एक नए वेस्ट पैसेंजर टर्मिनल से बदल दिया गया, जिसका उपनाम बिग बर्ड रखा गया, जिसे लैंडफिल पर और दूर बनाया गया था। नए रनवे 16L 34R समानांतर और 4/22 क्रॉस क्रमशः मार्च 1997 और मार्च 2000 में पूरे हुए। मार्च 1998 में घरेलू टर्मिनल के बगल में एक नया अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल खोला गया। ताइवान की दूसरी प्रमुख एयरलाइन ईवा एयर 1999 में हानेडा में सीएल में शामिल हो गई। 2002 में ताइवान की सभी उड़ानें नारिता स्थानांतरित कर दी गईं और हानेडा होनोलुलु सेवाएं बंद कर दी गईं। 2003 में जेएल, एएनए, कोरियन एयर और एशियाना ने सियोल के जिम्पो हवाई अड्डे के लिए शहर दर शहर निर्धारित चार्टर सेवा प्रदान करते हुए सेवा शुरू की। 2004 में एएनए और एयर डू के लिए हानेडा में टर्मिनल 2 खोला गया। 1993 का टर्मिनल, जिसे अब टर्मिनल 1 के रूप में जाना जाता है, जेएल, स्काईमार्क और स्काईनेट एशिया एयरवेज का आधार बन गया और जेएल ने टर्मिनल के उत्तरी विंग में अपना विस्तार किया। 24 अक्टूबर 2006 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे और चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने हानेडा और शंघाई हांगकियाओ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच एक अतिरिक्त शहर से शहर सेवा के संबंध में द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने के लिए एक अनौपचारिक समझौता किया। 25 जून 2007 को दोनों सरकारों ने अक्टूबर 2007 से हानेडा हांगकियाओ सेवा शुरू करने की अनुमति देने के लिए एक समझौता किया। 26 अगस्त 2015 से हानेडा ने शंघाई के अन्य हवाई अड्डे, शंघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जहां अधिकांश उड़ानें नारिता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होती है, के लिए उड़ान सेवाएं भी शुरू की, जिसका अर्थ है कि अब टोक्यो और हांगकियाओ हवाई अड्डे के बीच शहर से शहर सेवा नहीं है, क्योंकि हानेडा और शंघाई से सभी उड़ानें पुडोंग हवाई अड्डे पर केंद्रित है। दिसंबर 2007 में जापान और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने हानेडा और बीजिंग नान्युआन हवाई अड्डे के बीच चार्टर सेवाएं खोलने पर एक बुनियादी समझौता किया। हालांकि नान्युआन के चीनी सैन्य संचालकों के साथ बातचीत में कठिनाइयों के कारण अगस्त 2008 में पहली चार्टर उड़ानों, जो 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के साथ मेल खाती थी, के लिए बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया गया, जैसा कि बाद में बीजिंग के लिए निर्धारित चार्टर उड़ानों में हुआ। 27 जून 2007 में हानेडा को रात 8:30 बजे से रात 11 बजे के बीच प्रस्थान करने वाली और सुबह 6 बजे से 8:30 बजे के बीच आगमन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की मेजबानी का अधिकार प्राप्त हुआ। हवाई अड्डा रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच प्रस्थान और आगमन की अनुमति देता है, क्योंकि इस दौरान नारिता हवाई अड्डा बंद रहता है। 28-29 मैक्वेरी बैंक और मैक्वेरी एयरपोर्ट्स के पास 2009 तक जापान एयरपोर्ट टर्मिनल में 19.9% हिस्सेदारी थी। उसके बाद उन्होंने अपनी हिस्सेदारी कंपनी को वापस बेच दी। 30 दूसरा अंतर्राष्ट्रीय युग 2010 वर्तमान
नया हवाई यातायात नियंत्रण टावर, दाएं, और पुराना टावर, बीच में। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तीसरा टर्मिनल अक्टूबर 2010 में पूरा हुआ। 5 मंजिला टर्मिनल भवन और संलग्न 2300 कार पार्किंग डेक के निर्माण की लागत एक निजी वित्त पहल प्रक्रिया, शुल्कमुक्त रियायतों से प्राप्त राजस्व और प्रति यात्री 2000 जापानीज येन की सुविधा उपयोग शुल्क द्वारा कवर की गई थी। टोक्यो मोनोरेल और कीक्यो एयरपोर्ट लाइन दोनों ने नए टर्मिनल पर स्टॉप जोड़े और पास में एक अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधा का निर्माण किया गया। 31-32 चौथा रनवे 0523, जिसे डी रनवे कहा जाता है, 33 भी 2010 में पूरा हुआ, जिसका निर्माण मौजूदा हवाई क्षेत्र के दक्षिण में भूमि पुनर्ग्रहण के माध्यम से किया गया था। इस रनवे को हानेडा की परिचालन क्षमता को 285,000 आंदोलनों से बढ़ाकर 407,000 आंदोलनों प्रति वर्ष करने के लिए डिजाइन किया गया था। 31 विशेष रूप से हानेडा प्रति वर्ष 60,000 विदेशी उड़ानों, दिन के दौरान 30,000 और देर रात और सुबह के समय 30,000 को संभालने के लिए अतिरिक्त स्लॉट प्रदान करेगा। 34-35 मई 2008 में जापानी परिवहन मंत्रालय ने घोषणा की कि हानेडा और किसी भी विदेशी गंतव्य के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि ऐसी उड़ानें रात 11 बजे से सुबह 7 बजे के बीच संचालित हों। 34 परिवहन मंत्रालय ने मूल रूप से 1947 किलोमीटर 1210 मील या उससे कम इशिगाकी की दूरी हानेडा से संचालित होने वाली सबसे लंबी घरेलू उड़ान की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नए उपलब्ध लैंडिंग स्लॉट की एक संख्या आवंटित करने की योजना बनाई थी। 31 अक्टूबर 2010 में अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल, वर्तमान टर्मिनल 3 के खुलने पर 30,000 वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय स्लॉट उपलब्ध हो गए और एयरलाइनों को आगे आवंटन के लिए कई देशों में सरकारी प्राधिकरणों को आवंटित किए गए, जबकि सियोल, ताइपे, शंघाई और अन्य क्षेत्रीय गंतव्यों के लिए दिन के समय सेवा की अनुमति जारी रही। लंबी दूरी की सेवाएं शुरू में रात के घंटों तक ही सीमित थीं। हानेडा से कई लंबी दूरी की सेवाओं को संघर्ष करना पड़ा, जैसे कि लंदन के लिए ब्रिटिश एयरवेज सेवा अस्थायी रूप से निलंबित और फिर दैनिक दिन की सेवा बनने से पहले दैनिक आधार से कम पर बहाल, और वैंकूवर के लिए एयर कनाडा सेवा घोषणा की गई लेकिन तब तक शुरू नहीं हुई जब तक एयर कनाडा ने एएनए की हानेडा वैंकूवर उड़ान पर कोड शेयर शुरू नहीं किया। 36 अक्टूबर 2013 में अमेरिकन एयरलाइंस ने हानेडा और न्यूयॉर्क जेएफके के बीच अपनी सेवा को रद्द करने की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि हानेडा में समय सारिणी की बाधाओं के कारण यह काफी लाभहीन थी। हानेडा में 4 रनवे है जो 2 समानांतर जोड़ियों में व्यवस्थित है। हवाई अड्डे की महत्वपूर्ण सुविधाओं जैसे रनवे, टैक्सीवे और एप्रन का प्रबंधन भूमि, अवसंरचना, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 47 सुरक्षा संवर्धन केंद्र एयरलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जापान एयरलाइंस द्वारा संचालित एक संग्रहालय और शैक्षिक केंद्र है। पश्चिम में योकोटा एयरबेस और एनएएफ अत्सुगी के बीच हवाई अड्डे की स्थिति, पूर्व में नारिता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और तत्काल उत्तर और पश्चिम में टोक्यो और कानागावा के घनी आबादी वाले क्षेत्रों के कारण अधिकांश हानेडा उड़ानें टोक्यो खाड़ी के ऊपर वृत्ताकार मार्गों का उपयोग करके आती और जाती है। उत्तरी हवा के संचालन के दौरान समय का 60% विमान 34 लीटर्स और 34 आर पर दक्षिण से आते हैं और 34 आर और 05 से पूर्व की ओर प्रस्थान करते हैं। दक्षिणी हवा के संचालन के दौरान समय का 40% विमान 16 लीटर्स और 16 आर से दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं, साथ ही 22 से 15 और 18 के बीच प्रस्थान करते हैं और या तो 16 लीटर्स और 16 आर पर उत्तर से पश्चिम मध्य टोक्यो के ऊपर एक उच्चकोण दृष्टिकोण पर पहुंचते हैं, केवल 15 से 18 बजे तक। हानेडा हवाई अड्डे पर 3 यात्री टर्मिनल है, जिनमें जेट ब्रिज वाले 71 द्वार है। टर्मिनल 1 और 2 एक भूमिगत पैदल मार्ग से जुड़े हुए हैं। एक निःशुल्क अंतर टर्मिनल शटल बस जमीन पर स्थित सभी टर्मिनलों को जोड़ती है।
टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के घरेलू उड़ान क्षेत्र केवल सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक खुले रहते हैं। टर्मिनल 3 और टर्मिनल 2 का अंतर्राष्ट्रीय उड़ान क्षेत्र 24 घंटे खुला रहता है। तो इसकी ऑफिशियल रिलीजिंग डेट है नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर 17 अक्टूबर 2025 बताई जा रही है और इसे एक तरह से 136 मिनट की लेंथ के साथ बनाया गया है। अच्छी खासी लेंथ है और ये एक कोरियन मूवी है। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर कर ली है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में।